एक वैज्ञानिक के तौर पर हैं जो है, और यहाँ आप लोगों को कुछ ज्ञान की बातें बांटने और कुछ ज्ञान आप लोगों से भी जो कुछ सीखने और सिखाने के लिए आए हैं जो है। तो सर के साथ हाँ, तो सर का कार्यक्रम कल लाइब्रेरी वर्फा जो है, कल लाइब्रेरी कार्यक्रम है। आज सर आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका जो है स्वागत करता हूँ और इनसे आप लोग जितना लाभान्वित हो सकते हैं जो है। तो इंट्रैक्शन आप लोग करिए इनसे। सर आपसे कुछ पूछेंगे, आप लोग सर से कुछ पूछेंगे। इसमें तो मैं सभी मेरी बेटियों, छात्रों, आज की भविष्य की युवा निधि, आप लोगों से मैं थोड़ा सा, मैं अभी स्टूडेंट में वो होते तो मैं थोड़ा लहजा मेरा दूसरा होता, लेकिन मैं अब डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूँ। आप लोगों से हमें और इस समाज को ज़्यादा बेहतर, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। इसके तुलना मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो हमारे कंटिन्यू करूँगा उसको मैं उसको स्किप नहीं करूँगा। चीज़ें आपका कंपोजिशन क्या करें, आप लोगों का एक रेशियो अनुपात अब थोड़ा सा बदल गया है। पहले आप लोग महिलाएं थी, इसमें केवल बच्चियाँ थी, स्टूडेंट थी। अब हमारे युवा साथी भी इसमें हैं। और मैं किसी तरीके से किसी पार्टी लाइन को, किसी राजनीति को, किसी चीज़ को लेकर के यहाँ तक मैं करता ही नहीं बैठा हूँ। ये बात मैं आपको स्पष्ट कर दूँ। मेरी अंदर ये इच्छा है कि मैं जो लाइब्रेरी पे मैं अध्ययन के लिए आया हूँ, मैं खुद अध्ययन के लिए आया हूँ। और चूँकि मैं अध्ययन के पेशे से जुड़ा हूँ, और ठीक है मैं थोड़ा वैज्ञानिक हूँ, तो वैज्ञानिक होने का मसला जो है, हम लोग आपका घाघरा नदी के ऊपर हमारी बहुत बड़ी काफ़ी रिसर्च हुई है। अभी मैं आपको बता रहे थे, घाघरा नदी से आगे कलमनासा नदी है। और थोड़ा समय आ जाऊँगा मेन मुद्दे पे, लेकिन हम नहीं चाहते कि चीज़ों को मैकेनिकल हम बना दें। तो दोस्तों, आपके आसपास की चीज़ों को बता रहा हूँ कि कलमनासा नदी उधर से आके मिली है, उसका जो है विविधता का तंत्र अलग है। घाघरा नदी के जब विविधता के तंत्र की बात हम कर रहे हैं, तो हम जीव जंतुओं की विविधता के तंत्र की बात कर रहे हैं। गंगा नदी बहता हुआ पानी नहीं है, गंगा नदी बहता हुआ पानी नहीं है दोस्तों। उसमें गंगा नदी में मैं को ये शिक्षा बताने मसला आप पे आ रहा हूँ। मैं गंगा नदी अपने आप में एक माइक्रो, मतलब सबसे सबसे छोटे जीव, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के क्रोकोडाइल और डॉल्फिन तक आपके उसमें पाए जाते हैं। अगर यहाँ नहीं पाए जाते हैं तो भागलपुर में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये अलग संदर्भ है, कभी आप सुनना चाहेंगे तो मैं रिवर गंगा के ऊपर हमारा प्रेजेंटेशन है, और वो प्रेजेंटेशन हम आपके सामने करेंगे। आज मेरा संदर्भ ये था कि मैं एक टीचर हूँ, वैज्ञानिक हूँ, तो अपने दोस्तों के बीच में ये समझें कि जो परिस्थितियाँ बदल रही हैं, जो समाज में समाज करवट ले रहा है, उस करवट ले रहे, अगर हम प्रतीकात्मक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोग पूछ लीजिएगा, समाज करवट ले रहा है मतलब गलत दिशा में जा रहा है। तो समाज में जो बदलाव हो रहा है
उस बदलाव में हमारे स्टूडेंट और टीचर कहाँ हैं। जैसे अभी ये महिला वाली बात उठाए थे और उस महिला वाली बात को फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि महिलाओं की दशा पहले जो समाज हुआ करता था, हमारे समय में जो समाज हुआ करता था या आप लोगों के समय में जो सामंती समाज हुआ करता था, वो उस समाज में महिलाओं को घर के अंदर घर के बाहर पैर रख करके विद्या हासिल दूर करने की बात है। चौखट के बाहर पैर रख करके और बिना घूंघट के निकलना वाजिब है। आज स्थिति थोड़ा बदली है, लेकिन जो संदर्भ हमने लिया दोस्तों, अभी महिला साथियों के साथ अपने स्टूडेंट के साथ आप लोग नहीं आए हुए थे, तो आपके लिए भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि हमारी बेटियों के लिए है। प्रेमचंद लिखते हैं कि पुरुषों में थोड़ी पशुता भी होती है, एनिमल टेंडेंसी होती है, जानवरों जैसी प्रवृत्ति। उस साइकोलॉजी के हम व्याख्या में नहीं जाएंगे। पुरुषों में थोड़ी पशुता भी होती है जिसे वो इरादा करने पर भी हटा नहीं सकता। मैं प्रेमचंद की बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। पुरुषों में थोड़ी पशुता भी होती है जिसे वो इरादा करने पर भी हटा नहीं सकता। वो पशुता उसे पुरुष बनाती है, वो पशुता उसे पुरुष बनाती है। इस पर डिबेट है, आपके सवालात बहुत होंगे, सब जगह सवाल उठ जाता है कि वो पशुता उसे पुरुष बनाती है। विकास के क्रम में वो स्त्री से पीछे है। जो हमारा विकास का क्रम मतलब जहां से व्यक्ति इंसान बना, मानव बना, मानव की उत्पत्ति के बाद समाज की उत्पत्ति, जो भी स्वरूप था समाज का, आज से हजारों हजार साल पहले की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, उस विकास क्रम में स्त्री से पुरुष पीछे है। मैं झगड़ा लगाने नहीं आया हूं, लेकिन मैं कोई एक संदर्भ लिया कि हमारी युवा साथी, युवा स्टूडेंट महिलाएं यहाँ बहुतायत में हैं, इसलिए कोटेशन में रख रहा हूँ। जिस दिन वो पूर्ण विकास को पहुंचेगा वो भी स्त्री हो जाएगा। किसी को ठेस नहीं लगनी चाहिए। ये बहुत ही सकारात्मक तरीके से प्रेमचंद व्याख्या कर रहे हैं कि जैसे ही वो विकास के क्रम में आगे बढ़ेगा, जैसे विकास के क्रम में नारी आगे बढ़ी है, उसी तरीके से वो बढ़ेगा। तो स्त्री होने का मतलब कि वो भी वही चीज, वही गुण हो जाएगा, उसके अंदर भी वही अच्छी बातें आ जाएगी जो महिलाओं के अंदर अच्छी बातें होती हैं। वो क्या है दोस्तों? आज कोई ऐसा नहीं होगा जिसमें मोबाइल ना हो, मैं सबको नहीं कर रहा हूँ। उस मोबाइल में व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में गूगल है, गूगल में डेटा है, डेटा में ये सारी चीजें, इन सारी चीजों पे मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने अनुभव किया है, ये टीचर होने के नाते, कि विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम पात्रता धनम आपनोति धनात् धर्मः तथा सुखम। विद्या से हमें विनय की प्राप्ति होती है। विद्या विनय देती है। विद्या कभी एरोगेंस मतलब अहंकार और अपने टीचर के प्रति अनादर नहीं देती है। अगर टीचर आपके साथ कोई गलत करते हैं तो उसकी ये प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया है डायलॉग। डायलॉग के द्वारा आप प्रिंसिपल से रिपोर्ट करिए, टीचर से रिपोर्ट करिए, खुद से बोलिए सर हमको ये बात अच्छी नहीं लगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रेमचंद कहते हैं कि वात्सल्य, स्नेह, कोमलता
वात्सल्य, स्नेह, कोमलता, दया, इन्हीं आधारों पे सृष्टि थमी हुई है और स्त्रियों के गुण हैं। ये कहकर के मैं जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ इस मतलब महिला अपने स्टूडेंट के ऊपर कि अगर वो इस एक और इस बात से गर्व महसूस करें कि मैं पुरुष से विकास के क्रम में आगे हूँ, तो वो जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। ये बात फिर रिपीट करते हुए कि हमारा समाज, हमारा बदलता हुआ समाज बहुत ही पीड़ादायक दौर से गुजर रहा है। वो स्टूडेंट के लिए भी गुजर रहा है और टीचर के लिए भी गुजर रहा है। टीचर के लिए गुजर इसलिए रहा है, आप लोगों को पेंशन मिलती है? पेंशन का प्रोविजन है? नहीं, 2005 के बाद नहीं। एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम होता था, सामाजिक सुरक्षा तंत्र हुआ करता था, जो टीचर को प्रोत्साहित करता था। हर आदमी प्रोत्साहित होगा ना, तब जाकर के अपने कर्तव्य का पालन करेगा। लेकिन अगर आप टीचर को इज्जत नहीं देंगे, मैं आप केवल नहीं कर रहा हूँ, समाज टीचर को जब तक इज्जत नहीं कर देगा तो वो टीचर से अपेक्षा भी नहीं रख सकता। आज स्थिति ये है, आपको मैं उसी बहाने परिचय दे देता हूं अपना। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूं। वहां से पढ़ने के बाद मैं लगातार पंतनगर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सब जगहों पे जाता था। मैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मुझे कई सौ रुपये स्कॉलरशिप मिलती थी 89 में। उसमें 300 रुपया हमारा खर्च होता था। मैं बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, एक कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। 1800 रुपया, तब ये मनी ट्रांसफर नहीं होता था, मनी ऑर्डर होता था। आप लोग नहीं समझ आएगा तो पूछ लीजिएगा सर से, मास्टर से। मनी ऑर्डर नहीं जानते होंगे। पहले पैसा भेजने की एक पद्धति थी, उसको मनी ऑर्डर बोलते थे। अब तो अंतरदेशीय और वो सब खत्म हो गया, पोस्ट कार्ड सब खत्म हो गया। तो दोस्तों, मैं जाने दीजिए, मैं अपना संदर्भ ले रहा हूँ कि उस समय 2100 रुपये में 300 रुपये से मेरा सारा काम हो जाता था और 1800 रुपये मैं अपनी माँ को मनी ऑर्डर करता था हर महीने। ये केवल मेरे साथ नहीं था, ये इंस्टीट्यूट में केवल 2-4 लोगों के लिए नहीं था, ये हमारे पूरे संस्थान में, जो हरियाणा में संस्थान था, वो 100% स्कॉलरशिप करती थी। बीएचयू में भी ऐसा ही हुआ करता था। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का प्रकरण हम थोड़ा सा उठा रहे हैं, समझने के लिए उठा रहे हैं दोस्तों। कुछ तो उठाना पड़ेगा, हम बिल्कुल ही साइलेंट होकर बात नहीं कर पाएंगे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्थापना या जवाहरलाल नेहरू जैसी तमाम यूनिवर्सिटीज की स्थापना 1950 के दशक में की गई। 1950 के दशक में इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस जिसको बोलते हैं, अग्रणी, सबसे मॉडर्न तरीके की संस्थाओं की स्थापना की गई। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर है, जो दुनिया का 24वें नंबर पर यहाँ स्टैंड करता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। और मेरी ब्लेसिंग्स है आप लोगों को, मैं लेक्चर देने नहीं आया हूँ। आप लोगों में से जो लोग फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री और इस तरीके के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जाइए। मेरी बेटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में है, जस्ट मैं सूचना क्या करके बोल रहा हूँ। लेकिन मैंने उसको भी यही मोटिवेट किया कि जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, 34 सीटें हैं केवल उसमें,
तो जाओ वहाँ। तो बेटा माय डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा इधर उधर भटक जाता हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, IIT कानपुर आया, IIT जाए, IIT मुंबई आया, IIT खड़गपुर आया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आए, IIM अहमदाबाद आया, तमाम IIM आए। वहां की फीस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रकरण को लेते हैं संदर्भ में लें। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी कि कोई बंदा गरीब, बिल्कुल गरीब से गरीब कोई बंदा होगा, उसको पढ़ने की जगह मिलेगी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की मेस की फीस और हॉस्टल की फीस सब मिला के आज भी 211 या 238 रुपया है, 200 नहीं 2000। मैं हॉस्टल की बात कर रहा हूँ। हॉस्टल के रूम की फीस जो है 11 रुपए है। अब उसी के बराबरी में मेरा बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, इसकी बात कर रहा हूँ। मैं अपने बेटे को जो फीस अपने महीने का जो पैसा भेजता हूँ, उसमें उसका कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट वो वाला उसका फालतू खर्चा होता है, ये व्हाट्सएप और जो आपका जो आ गया है, जो इसमें ज़्यादा पैसा खर्च होता है। बच्चों के साथ रेस्टोरेंट में जाने का पैसा खर्च होता है, लेकिन उसके कमरे की फीस 11 रुपए है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी कमरे की फीस 11 रुपए है। तो वो कौन सी व्यवस्था थी जब ढेर सारे IIT बने, ढेर सारे IIM बने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बने, हम विश्व के एजुकेशन के धरातल पे दुनिया में दिखने लगे। चाहे खुराना हो या खुराना के बाद तमाम वैज्ञानिक पैदा हुए हैं, तब दिखने लगे। मैं 70 के दशक की बात कर रहा हूं। आज हमारे बुजुर्गों की, मैं भी उसी में शामिल हूं, मैं मांगने नहीं आया हूं पेंशन, मुझे पेंशन मिलेगी, मैं थोड़ा सीनियर हूं, वो पुराने वाले जाता हूं, लेकिन अगर मुझे मिलेगी उससे बात तय नहीं होती है। हमारे बुजुर्गों की पेंशन अगर रोकी जाती है, हमारे स्टूडेंट को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचे नहीं दिए जाते हैं, उनको पढ़ने लिखने का एक माहौल में तब्दील नहीं किया जाता है, और ये तो मैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर की बात कर रहा हूं। कल आपके इस विद्यालय को अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथों बेच दिया जाता है, दोस्तों आप लोगों की हालत, आप जिस माहौल में अभी जी रहे हैं, आप जिस माहौल में सांस ले रहे हैं, इस राजकीय इंटर कॉलेज के नाम से मैं आ गया। मेरी हिम्मत किसी उसमें जाने की नहीं है, क्योंकि मैं बोलूंगा तो नहीं, उनको अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों, हमारा आपका हित, हमारा मतलब टीचर और स्टूडेंट का हित साखिए पे है। उस चीज के लिए शिक्षा हमारी बुनियादी शर्त है। शिक्षा हमारी बुनियादी शर्त है। वो शर्त इसलिए नहीं है कि हम रोजगार पाना चाहते हैं, रोजगार देना शर्त, रोजगार देना समाज का दायित्व है। समाज का कंपल्सरी, समाज को रोजगार को देना ही देना है, उससे वो बच नहीं सकता है। शिक्षा का जो दूसरा मकसद है, फिर प्रेमचंद उसको लिखते हैं, वो मैं आपको पढ़ रहा हूं। हमारा वो दूसरा मकसद
ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरा मकसद क्या है, आपके अंदर की इंसानियत को पैदा करना, जगाना, आपके व्यक्तित्व का निर्माण करना, आपके चरित्र का निर्माण करना। पहले भी उन्होंने महिलाओं के संदर्भ में लिखा था वो कि स्नेह, वात्सल्य, दया, करुणा अगर ये हमारे अंदर नहीं आई तो हमारी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, टीचर्स की भी बात कर रहा हूँ, और टीचर्स के साथ आप भी जुड़े हुए हैं और आपकी भी बात कर रहा हूँ। तो हमारा जो मुद्दा है, जहां हमको भटकाया जा रहा है समाज में, आज से नहीं, कई दशकों से भटकाया जा रहा है। शिक्षा रोजगार परक है, पकौड़ा खाइए। शिक्षा रोजगार परक है, जाके पकौड़ा बेचिए। पकौड़ा बेचने के लिए शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य